हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एजुकेशन पेपर 2019 दिसंबर। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरा खुद का एग्ज़ाम चल रहा है गाइस, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का लिए ये पेपर बेनिफिशियल है, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है, करना ही करना है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के ये सब ना करूं। ठीक है, बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है 13 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन का सबको बहुत इंतज़ार है और मुझसे ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन भी है कि टीचर एजुकेशन पे ऐसी कौन सी कमीशन है, ऐसी कौन सी कमेटी है, समिति या फिर कोई आयोग जिसने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया है, यानी बहुत ज़्यादा उसका जोर डाला गया है किसके ऊपर, टीचर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, इसका जो आंसर है गाइस जस्टिस वर्मा कमेटी है। जस्टिस वर्मा कमीशन था जो सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। बाकी भी है बट सबसे ज़्यादा ये पूछा गया ना, मोस्ट है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, जस्टिस वर्मा कमीशन है। ठीक है, कुछ लोग से कह रहे हैं कि मैम हिंदी मीडियम में करा दीजिए। गाइज आई एम सॉरी, दोनों मीडियम में कराना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम्स इस वक्त चल रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको दोनों करा देती। ठीक है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे किसके एग्जाम चल रहे हैं, तो लॉ के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमीशन है इसका आंसर। हम हिंदी में नहीं करेंगे, बट हाँ इतना कर सकती हूँ हिंदी मीडियम के लिए कि मैं हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14, यूज ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आपको भी जब कराया भी है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम जब ओपन या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि हम पत्राचार द्वारा पढ़ रहे हैं या किसी खुले या मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है या वो क्या हेल्पफुल है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ पे आप खुद से सोच के देखिए कि यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि एक जनरल परसेप्शन क्या कहता है, कि आपका एक जो जनरल इंटेलिजेंस, जरूरी नहीं हर जगह आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को अप्लाई करें। आप जनरल इंटेलिजेंस से सोच के देखिए कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है, आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपके क्या क्या काम आती है, जनरली भी सोच के देखोगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद हम आंसर हमारे सामने ही है, इस तरह के आंसर तो सामने लिखे ही होते हैं ऑब्जेक्टिव में, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो आप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रमोटिंग लर्नर इंटरेस्ट। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी से क्या, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो इससे आपका इंटरेस्ट सीधी सी बात है डेवलप है, और यही आपको कोई गंदे से रफ पेपर पे आपको एजुकेशन का पेपर दे दिया जाए, है ना, और तो आपको उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह से जो ओपन डिस्टेंस में जो लर्निंग मटेरियल अगर बहुत अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, ठीक है, आपको चैनल पे दिखाया जाएगा या आपको बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाए तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ए तो 100% आंसर होगा ही होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ए किस किस में आया है। तो ए हमारा 3 में आया है, तो ए तो 100% है। ठीक है, इसके बाद हमारा ए नहीं हो सकता, इसका आंसर ए नहीं हो सकता, 2, 3, 4 में से कोई हो सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कि इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आपने पार्ट बी में पढ़ा है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है एंड कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपने जो पैसे लगाए, ठीक है, आपने जो एडमिशन लिया, उसमें जो आपने पैसे खर्च किए, तो उस कोर्स का आपके ऊपर सही इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, या फिर जो पूरा सिस्टम है जो यूनिवर्सिटी का, उसमें जो उसकी कॉस्ट है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो पूरे सिस्टम की आपने जो कॉस्ट लगाई है, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो इफेक्टिवनेस उसकी क्या है, बेसिकली प्रभावकारिता को देखना, लागत को देखना। तो कॉस्ट यानी कि लागत देखते हैं कि प्रभावी लागत कि वो कितनी तरह से इफेक्टिव हो रही है जो हमने वहाँ पे पैसे लगाए। तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अगर सही यूज़ होगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो सही जगह लगी है और उसका इफेक्टिवनेस समझ में आएगा, तो बी भी होगा, तो बी भी होगा, तो हमारा आंसर होगा इसमें से 3rd या 4th में। अब बस हमें एक अगर हमको पता चल जाए, क्योंकि ई तो सभी में दिया है, तो ई सो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, ई को पढ़ना भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें सी और डी में से देखना है कि कौन सा हो सकता है। सी क्या कहता है कि फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम
बैरिड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है, कि ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स लर्नर को मिलते हैं, जिसमें हम लर्निंग जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग तरह के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिंटेड मटेरियल है तो उसका यूज़ कर लीजिए, वीडियोज़ देख लीजिएगा, या बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स सी तो 100% होगा ही होगा, तो हमारा आंसर हमको मिल चुका है कि ये आंसर होगा। लेकिन डी क्या कहता है कि डिटरमिनिंग लर्निंग स्टेटस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ये निर्धारित करता है कि टीचर और लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में नहीं होता, तब भी टीचिंग होता, तब भी लर्निंग होता। तो ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ये डिटरमिनेट नहीं करता है, ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है। तो ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन होगा आपका सी। सो सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं किसका आंसर क्या है। यस करेक्ट, इसका आंसर है थर्ड। तो इस तरह से आपको भी करने का हैबिट डेवलप करना है। मैं बार बार करा रही हूँ ताकि आप सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टिपुलेटेड द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि जो तीनों डोमेन हैं, गत्यात्मक आपका है, मनोक्रियात्मक, सॉरी जो साइको कॉग्निटिव संज्ञानात्मक है, ठीक है, मनोगत्यात्मक आपका है, मोटर स्किल्स है, ठीक है, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक। तो ये जो तीन डोमेन्स होते हैं किसी भी टैक्सोनॉमी में, जो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते आए हैं अभी तक, तो उसमें से सबका हाईएस्ट लेवल आपने तीन पढ़ी हैं। तो तीन इस तरह से आपने अलग अलग पढ़ी हैं, जैसे सिंथेसिस हो गया, ठीक है, इवैल्यूएटिंग इन एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे फिर इस तक कॉग्निटिव में क्या है, अफेक्टिव में क्या है, तो तीनों का हाईएस्ट लेवल पूछा गया है, ठीक है। तो अभी चलो मुझे तो यहाँ पे अभी एक का तो याद आ ही रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका देना है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि कॉग्निटिव का हाईएस्ट लेवल क्या है। तो कॉग्निटिव में नॉलेज होता है आपका, अंडरस्टैंडिंग होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, और आपका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो सिर्फ मुझे अगर अभी एट प्रेजेंट देखूं तो मुझे सिर्फ एक का याद था कि कॉग्निटिव के पांचों मुझे याद हैं, सारे याद थे कॉग्निटिव के, और सबसे एंड वाला क्या था उसका, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन आपको दिया हुआ है, तो एक का ही याद होने से ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वहीं अफेक्टिव का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कैरेक्टराइजेशन, एंड साइकोमोटर का होता है नेचुरलाइजेशन। मैं बार बार कहती हूँ, फिर कह रही हूँ कि टैक्सोनॉमी को पूरा याद कर लो, तीनों टैक्सोनॉमी को लर्न कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 में कई जगह काम आएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो अगर आपको याद होता तो आप लोग भी कर सकते थे, जिनको याद होगा उन्होंने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट आर द रीजन ऑफ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्टडीज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, CEA जिसको बोलते हैं, ऑफ प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं हमारे पास, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कॉस्ट बेनिफिट, CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो आप लागत लगा रहे हैं, उसका प्रभाव क्या है, इफेक्टिवनेस। और हम जब जैसे मान लीजिए 2 कोचिंग है यहाँ पे, एक कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं कि ये वाली जो कोचिंग है वो कितनी इफेक्टिव है, और ये वाली कोचिंग है यहाँ से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो जब बेनिफिट की सोचते हैं, बेनिफिट को एनालिसिस करते हैं कि क्या बेनिफिट मिला, तो उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलेंगे। और कितना वो इफेक्टिव रहा, तो उस इफेक्टिवनेस का एनालिसिस करते हैं, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में कि इवैल्यूएटर जो है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएटर है, ठीक है, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि ये इनफ नहीं है, यानी कि ये नाकाफी है, ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सो इवैल्यूएटर्स जो भी मूल्यांकन कर रहा है कि ये बहुत ये नाकाफी है कि उसकी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो उसको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ नेग्लिजिबल, यानी कि क्या हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ए को हम 100% निग्लेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये जो ये ऑप्शन 1 है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे नॉलेज होना इनफ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ए नहीं होगा, ठीक है। तो ए नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए नहीं होगा, तो आंसर में तो ए होगा ही होगा, तो इसका आंसर ए हो सकता है। इसके बाद है कि लैक ऑफ रिक्वेस्टेड
एक्सपोजर इन CEA, ठीक है। लैक यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं है, कम होने चाहिए एक्सपोजर, तो इसका मतलब है कि ये अगर इसका आजन यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं होता तो इन ऑप्शन को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि यह उसने क्या लगा दिया कि इनको हम हटा सकते हैं, तो बी को भी हम हटा सकते हैं। जब हम CEA का एनालिसिस कर रहे हैं, बेसिकली जो आंसर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर आप CEA का एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमने कॉस्ट लगाई है उसका इफेक्टिवनेस क्या है, तो हम इसमें से किन किन ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो हम ऑप्शन A को भी हटा सकते हैं, B को भी हटा सकते हैं, ठीक है। एंड आपका C कह रहा है लैक ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ द डिसीजन मेकर्स विद CEA, यानी कि यहाँ पे कमी होती है फैमिलिटीज, यानी कि बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में जानते हैं जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। एंड D क्या कह रहा है कि लेस वेटेज असेस्ड टू एजुकेशनल कंसेप्ट इन CEA, है ना, यानी कि हम थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं यहाँ पे एजुकेशनल के कंसेप्ट को इन CEA में, ठीक है। तो लेस यानी कि थोड़ा कम, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमसे जो ये वाला आंसर है अगर इस तरह से पूछा जाता कि व्हाट आर द रीजन ऑफ नंबर, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टडी ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे निग्लेक्ट वर्ड हटा देते तो इसका आंसर D हो सकता था, ओनली D। और अगर ये निग्लेक्ट दिया है यहाँ पे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि A, B, C जो है उन ऑप्शंस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो A इसका आंसर होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंसेप्ट ये, बट आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। आपको स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है ये दिया है आपका यूनिट नंबर 9 से कि आप स्टाफ को अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सही क्या आपको रिक्रूटमेंट है, तो आप रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, तो उसके लिए अब जब आप रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट निकाला जाता है कि इस जॉब के लिए ये वैकेंसी खाली है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जॉब का एनालिसिस करते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट देंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे, फिर हम सिलेक्शन करेंगे और फिर हम उनको अपॉइंटमेंट का ऑर्डर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो बाकी ऑप्शंस थे वो भी देख लो कि सबसे पहले टेस्ट कम इंटरव्यू। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि हम जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे तब तक हम इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, तो ए नहीं हो सकता। इंटरव्यू उसमें भी पहले दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट और जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए या जॉब एनालिसिस आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे ना कि हमें अपने यहाँ अगर स्टाफ रखना है तो हमारे पास के कौन सी वैकेंसी खाली है, मैनेजर की खाली है, अकाउंटेंट की खाली है, तो हम जॉब का एनालिसिस करते हैं नंबर 1, फिर हम दूसरे लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये जो है इसको आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जॉब का एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद एडवर्टाइज दीजिए, फिर इंटरव्यू लीजिए, फिर सिलेक्शन करिए, देन अपॉइंटमेंट करिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन था एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन पोर्टफोलियो असेसमेंट, ठीक है। सो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो मैम क्या है। बेसिकली जो रिज्यूमे आप बनाते हो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम बनाते हैं, जिसमें आपकी प्रोग्रेस भी लिखी है, अचीवमेंट भी लिखे हैं, आपने जो आपकी कंपेटेंसीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा होता है, तो उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। सो इन पोर्टफोलियो असेसमेंट हम किसी के पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो यहाँ पे ए है कि द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, यानी कि जो बच्चे ने बहुत विशेष डिफरेंट तरह की जो क्रियाकलाप की हैं, एक्टिविटीज़ की हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे। जो नॉर्म्स हैं उनको आप इम्पोर्टेंट देंगे, जो रूल्स हैं उनको बच्चे ने एक्टिविटीज़ में फॉलो किया है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, कि कितने टाइम में ये पोर्टफोलियो बना गया है। या यहाँ पे द रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज्ड, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 ही होगा। क्योंकि हम जब किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, अब पोर्टफोलियो को कैसे बताएं कि पोर्टफोलियो अच्छा है या नहीं है? तो पोर्टफोलियो को जानने के लिए हम रूब्रिक्स का यूज करते हैं। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स एक स्कोरिंग टूल होता है जो हम एक तरह से गाइडिंग करने के लिए, जैसे कि हमें गाइड करना है कि इस टीचर को कि इस टीचर ने कितना मार्क्स दिया, उस टीचर ने आपको कितना मार्क्स दिया, तो इस तरह से हम गाइड करने के लिए एक टूल बना लेते हैं, स्कोरिंग टूल, जिसको हम रूब्रिक्स बोलते हैं। अब रूब्रिक्स के द्वारा हम जज करेंगे किसी पोर्टफोलियो को, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सही तरीका हो जाएगा जिससे हम पोर्टफोलियो का असेसमेंट
कमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे कि अगर स्कोरिंग टूल का यूज़ करके जज किया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट स्केल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एक्यूरेसी, प्रेसिशंस एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रेसिशंस एंड ऑपरेशंस यूज्ड। ठीक है, तो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, तो हम नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशियो में इनका यूज करते हैं। तो जैसे नॉमिनल या ऑर्डिनल या ये जो 4 तरह की डिफरेंट स्केल होती हैं, ठीक है, तो इन स्केल्स पे हम किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। तो अब वो आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से हम किस ऑर्डर को सही तरीके से लें जिससे इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा कि एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता, एंड सेकेंड है आपका यहाँ पे प्रिसीजन का जो मतलब है बेसिकली इसको क्लियरिटी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको स्पष्टता बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, एक्यूरेसी हो जाए, एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी अलग अलग तरह के ऑपरेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर में लगाना था चारों स्केल को, बहुत आसान था कि चारों को आपको ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले कौन सा आता है, नॉमिनल आता है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर इंटरवल आता है, फिर रेशियो स्केल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आसान था, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स एंड टीचर रोल एंड विजुअलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सेट 1 में हमें वेस्टर्न स्कूल्स दिए हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। हिंदी में अस्तित्ववाद, प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं प्रयोजनवाद, यथार्थवाद एंड आपका आदर्शवाद। तो इनकी फिलॉसफी में, इस थॉट में टीचर्स का क्या रोल है। सो टीचर्स के रोल को पूछा गया। हो सकता है आपसे अगली बार स्टूडेंट के रोल को पूछ ले, हो सकता है अगली बार आपको करिकुलम पूछ ले, ठीक है, हो सकता है आपसे टीचिंग मेथड पूछ ले। तो इस तरह से ही क्वेश्चन रिलेटेड करके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है आइडियलिज्म। तो आपको पता है आइडियलिज्म आइडियलिस्टिक फिलॉसफी होती है जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करती है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रोल मॉडल टीचर को बिल्कुल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, टीचर को ही देख के बच्चे पढ़ते हैं। तो टीचर का यहाँ पे क्या रोल है। सो आइडियलिज्म में टीचर का क्या रोल है, रियलिज्म में क्या है, प्रैग्मेटिज्म में क्या है और एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे, ठीक है, बाकी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है जिसका नाम है प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, जो किससे संबंधित होता है, प्रयोग करके सीखने से। ठीक है, तो यानी कि हम चीज़ों को कैसे सीखेंगे, प्रयोग करके। तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इस तरह के सेट में से। तो इसको अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या देखूंगी कि कहाँ पे इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म के अंदर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो खुद से करके सीखे। ठीक है, और हम उसको सिर्फ बताएंगे कि आपको फैसिलिटी की, टीचर जो होता है सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। पहले में दिया है जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन है तो सीधी सी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन की जब भी बात आती है तो इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है टू फंक्शन एज अ कंसर्न, जो कंसल्ट करता है, ठीक है, यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो गाइड है इन प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आएगी तो कौन यहाँ पे उसको कंसल्ट करेगा, कौन उसको बताएगा क्या सही है गलत, तो वो प्रैग्मेटिज्म में आएगा। तो सीधी सी बात है सी का आंसर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको एक भी पता है उससे आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए सी का यहाँ पे अब ऑप्शन देखते हैं, सी का सेकंड दिया है 2 में, तो इसका मतलब है आंसर हमारा इन्हीं 2 में से होगा। डी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डी का 100% क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की बात, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो डी का यहाँ पे फर्स्ट ही होगा। अब यहाँ पे जो समझना है कि ए में थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो आइडियलिज्म क्या कहता है कि टू इम्पार्ट नॉलेज और टू बी अ रोल मॉडल, टू बी इमेलुएट, जो भी हम यहाँ पे रोल मॉडल की तरह है टीचर, या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि रियलिज्म जो है, ठीक है, सो रियलिज्म का जो काम है वो क्या है, रियलिटी पे फोकस करना।
तो रियलिटी पे फोकस करने का मतलब क्या हो गया, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, टू इम्पार्ट नॉलेज, यानी कि अगर मैं आपको कोई सही जानकारी दे रही हूँ, आप तक किसी नॉलेज को पहुंचा रही हूँ, तो वो क्या होगा कि मैंने नॉलेज को इम्पार्ट कर दिया। तो रियलिज्म क्या कहेगा कि टू इम्पार्ट नॉलेज, एंड आइडियलिज्म में टीचर क्या होता है, एकदम रोल मॉडल की तरह होता है, जो बच्चा जिसको देखकर चीज़ों को सीखता है। तो इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे करना चाहें, हो सकता है किसी को ये पता है कि रियलिज्म वैल्यू बेस्ड है, जहाँ पे रोल मॉडल की बात, टीचर रोल मॉडल है वहाँ पे, तो आप इसी ऑप्शन से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड कहाँ पे दिया है, तो इसी से हो जाता। इसी तरह से एग्जिस्टेंशलिज्म है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारा 1 में दिया था, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।